नमस्कार। आइए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं। पिछले कुछ सालों में चलिए सच कहें तो पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। आज के इस विश्लेषण में उन जटिल कारणों को समझने की कोशिश की जाएगी जिन्होंने इस बड़े चुनावी बदलाव और खासकर वहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के इतने तेजी से उभरने की नींव रखी। अलग अलग स्रोतों और तथ्यों को देखें तो ये समझना सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आखिर कैसे कई छोटी बड़ी चीजें मिलकर एक नई राजनीतिक दिशा तय कर रही हैं। बिना किसी पक्षपात के सिर्फ आंकड़ों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस पूरी स्थिति का एकदम निष्पक्ष अवलोकन किया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा, बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आज की पूरी भारतीय राजनीति ही एक पूर्ण ध्रुवीकरण यानी कंप्लीट पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? क्या विपक्षी दल इस नई और आक्रामक राजनीतिक शैली के आगे पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं? आज की यह चर्चा इसी आधार पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े नेशनल पैटर्न को दर्शाता है। इस मुद्दे की गहराई में जाने के लिए इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझा जाएगा। पहला, बंगाल की बदलती राजनीति। दूसरा, नेतृत्व और मजबूत संगठन। तीसरा, ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति। चौथा, सरकारी योजनाएं और स्थानीय मुद्दे। और आखिर में विपक्ष की रणनीतिक विफलता। तो चलिए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की बदलती राजनीति और इस नए उभरते हुए परिदृश्य की। देखिए, राज्य की राजनीति में जो ये शिफ्ट आया है ना, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। अगर ध्यान से समझें तो ये किसी एक मुद्दे का नतीजा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व, संगठन के काम करने का तरीका, सामाजिक ध्रुवीकरण और लोगों की स्थानीय शिकायतों का एक बहुत ही जटिल जाल है। ये सारे कारक एक दूसरे के साथ बिल्कुल गुंथे हुए हैं, और आइए अब इन्हीं उलझे हुए धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। इसी के साथ अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जो है नेतृत्व और मजबूत संगठन। एक ऐसी नींव जिस पर पूरी चुनावी रणनीति टिकी होती है। किसी भी बड़े चुनावी बदलाव में फेस वैल्यू बहुत मायने रखती है, और यहां केंद्रीय नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। स्रोतों के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी बड़ी बड़ी रैलियों ने सीधे तौर पर मतदाताओं पर भारी असर डाला। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सिर्फ एक चेहरा काफी नहीं होता, है ना? इस लोकप्रियता को वोटों में बदलने के लिए जमीन पर एक बेहद ठोस और मजबूत संगठनात्मक समर्थन की जरूरत थी, जिसने सच में एक फाउंडेशन की तरह काम किया। इसे एक चेन की तरह समझने की कोशिश करते हैं। यह रणनीति ऊपर से नीचे की तरफ काम करती है। सबसे टॉप पर केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस, फिर उसके ठीक नीचे आरएसएस जैसा अनुशासित और मजबूत संगठनात्मक सपोर्ट, और आखिर में जो सबसे जरूरी कड़ी है, बूथ लेवल। पिछले कुछ सालों में हर एक बूथ पर जाकर संगठन को ताकतवर बनाया गया। यही वो ग्राउंड लेवल माइक्रो मैनेजमेंट है जिसने असल चुनावी मुनाफे को सुनिश्चित किया। अब बढ़ते हैं तीसरे और थोड़े ज्यादा संवेदनशील पहलू की तरफ, ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति, यानी सामाजिक विभाजन। सोर्स मटेरियल पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ होती है कि सामाजिक और डेमोग्राफिक बंटवारे ने वोटिंग पैटर्न को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। खासकर कुछ चुने हुए इलाकों में धर्म और पहचान से जुड़े मुद्दों ने वोटों को पूरी तरह से पोलराइज कर दिया। अब देखिए, ये एक ऐसी रणनीति होती है जो एक खास मतदाता वर्ग को एकजुट कर देती है। बिना किसी राजनीतिक नजरिए के अगर इसे पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होकर देखा जाए तो आंकड़े और रिपोर्ट्स यही बताते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने यहाँ एक सीधा और बहुत बड़ा असर छोड़ा है। लेकिन इस ध्रुवीकरण को हवा किन चीजों से मिली? दस्तावेजों और तथ्यों के अनुसार जमीन पर कुछ ऐसे विशिष्ट मुद्दे थे जिन्होंने असंतोष को और बढ़ाया, जैसे कि कुछ विशिष्ट मुस्लिम वर्गों को मिलने वाला कथित संरक्षण और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों यानी इल्लीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा। इन्हीं सामाजिक चिंताओं ने लोगों के बीच इस पहचान की राजनीति को और ज्यादा धार देने का काम किया। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, योजनाएं और स्थानीय मुद्दे, यानी प्रशासन और आम लोगों की शिकायतें। चुनाव जीतने का एक बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल साइड भी है, सरकारी योजनाएं। जब केंद्र सरकार की आवास और मुफ्त राशन जैसी स्कीम्स सीधे गांव देहात और गरीब तबके तक पहुंचती हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग ही लेवल का होता है। सोचकर देखिए, जब एक जरूरतमंद को सीधा फायदा मिलता है तो उसका सीधा असर वोट बैंक पर दिखता है। ये उन सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स के जमीन पर सफल होने का सीधा चुनावी लाभ था।
इस पॉइंट को जरा तुलनात्मक ढंग से समझते हैं। यहाँ एक तरफ थीं स्थानीय शिकायतें, जैसे कि मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था का चरमराना, बेरोजगारी और बढ़ता क्राइम। और दूसरी तरफ थे वो पहचान वाले मुद्दे जिनकी हमने अभी बात की। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया। जब स्थानीय प्रशासन से चल रहा लोगों का गुस्सा इन बड़े धार्मिक और पहचान वाले मुद्दों के साथ मिलता है, तो वो एक ऐसे बारूद का काम करता है जो वोटर के रुख को पूरी तरह से पलट देने की ताकत रखता है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी मुख्य भाग पर, विपक्ष की रणनीतिक विफलता और उनका दिशाहीन अप्रोच। राजनीति में सिर्फ आपकी ताकत ही आपको नहीं जिताती, सामने वाले की कमजोरी भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। अगर तुलना करके देखें तो एक तरफ बीजेपी की बिल्कुल सधी हुई और टेस्ट की गई रणनीति थी, जो इससे पहले हरियाणा, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में अपना लोहा मनवा चुकी थी। उनके पास एक क्लियर विजन और टीम थी। वहीं दूसरी तरफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अनुसार विपक्ष की स्थिति को भटकाव और दिशाहीन बताया गया है। सबसे बड़ी बात, एक प्रोफेशनल और कुशल टीम की कमी ने विपक्ष को इस कड़े मुकाबले में बहुत पीछे धकेल दिया। आखिर विपक्ष से ऐसी क्या खास चूक हुई? स्रोतों के अनुसार विपक्ष का फोकस कुछ ज्यादा ही जातीय मुद्दों को उठाने और ऐसी बयानबाजी पर रहा जो उनके लिए उल्टी ही पड़ गई। इसके अलावा वामपंथी विचारधारा यानी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हावी होने की वजह से वे नई ग्राउंड रियलिटीज और बदलते वोटर माइंडसेट से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए। जाहिर है, जब मुख्य रणनीति में ही स्पष्टता ना हो तो एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड मशीन जैसी पार्टी से लड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यहीं आकर हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर खड़े होते हैं। इन सारे आंकड़ों, रणनीतियों और ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के बाद एक बड़ा सवाल यही दिमाग में गूंजता है, क्या ये वाकई में बंगाल और भारतीय राजनीति में एक परमानेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, या फिर ये सिर्फ विपक्ष के भटकाव और टेम्पररी कंफ्यूजन का एक दौर है जो आगे चलकर बदल जाएगा? ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि आने वाले सालों में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। तथ्यों पर आधारित इस विस्तृत चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।